महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। बीजेपी ने राजस्थान में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। आपको बता दें कि विनय सहस्त्रबुद्धे राजस्थान के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी राजस्थान में बनाया गया है। राजस्थान में 3 चुनाव सह प्रभारियों का ऐलान किया गया है। वहीं सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। अरुण सिंह को आंध्र प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार कवायद जारी है और इसी कड़ी में अब कुछ घोषणाएं हुई हैं। चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी के तौर पर घोषणा राजस्थान के लिए की गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनाव प्रभारी के तौर पर विनय सहस्त्रबुद्धे को जिम्मेदारी सौंपी गई है राजस्थान में। वहीं राजस्थान में सह प्रभारी चुनाव की अगर बात करें तो विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सतीश पूनिया राजस्थान के नेता बीजेपी से, उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अरुण सिंह को भी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दी गई है आंध्र प्रदेश की, जहां पर वो चुनाव प्रभारी के तौर पर बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में अपने जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये बड़ी खबर एक आपको देते हुए बीजेपी की तरफ से ये बड़ी नियुक्तियां की गई हैं, ऐलान किया गया है इन नामों का। ऐलानों के जरिए अब ये साफ हो गया है कि चुनाव राजस्थान में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उनमें चुनाव प्रभारी के तौर पर ये जिम्मेदारी निभाई जाएगी और साथ ही साथ सह प्रभारी के तौर पर विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा अपने काम को संपन्न करेंगे, कार्य आगे बढ़ाएंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे को भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रदेश में एक चुनाव प्रभारी और 2 चुनाव सह प्रभारी के तौर पर 3 लोगों को जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है और एक तरह से ये माना जा सकता है कि अब चुनाव की रणनीति को आगे कैसे धार दी जाए, राजस्थान में कैसे हैट्रिक लगाई जाए, 25 की 25 सीटें बीजेपी किस तरह से जीते, इसी कड़ी में इन तीनों की अहम किरदार होंगे, अहम रोल होगा और ये जिम्मेदारी अब दे दी गई है। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में ही चुनाव होंगे और इसी लिहाज से वक्त 1 महीने तक का ही बचा हुआ है। इनकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस काम को अंजाम देने के लिए, और अभी चूंकि बीजेपी की तरफ से 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, अभी 10 सीटों पर ऐलान बाकी है। आगे कैसे चुनाव की रणनीति रहेगी, केंद्रीय नेताओं के दौरे रहेंगे, किस तरह से केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बातों को वोटर के बीच में लेकर जाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लिए जनाधार जुटाना है, विपक्ष पर कैसे हमला बोलना है और कैसे रणनीति तैयार करनी है विपक्ष के हमलों से बचने के लिए, ये पूरी कोशिश इर्द गिर्द रहेगी इन चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी के। और अब ये भी माना जा सकता है कि इस ऐलान के बाद अब इन चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के दौरे भी लगातार होंगे, या यूं कहें कि अब ये लगातार राजस्थान में रहते हुए जगह जगह जाकर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, कैसे आगे चुनाव को लेकर बढ़ना है, ये सारी कवायद अब इन नेताओं की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी ऐलान की घोषणा की गई है। पवन गौड़ हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इस खबर पर हम और बात करेंगे। तो पवन, साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से पहले और दूसरे चरण में जहां राजस्थान में चुनाव होने हैं, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और विनय सहस्त्रबुद्धे जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो जाहिर तौर पर संगठन के एक नेता हैं बीजेपी के, जो कि रणनीति बनाने में माहिर हैं और उसको इंप्लीमेंट करने में माहिर हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जब आप इस लिस्ट में देखेंगे तो विनय सहस्त्रबुद्धे को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और उनके साथ साथ विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। तो जहां एक तरफ अनुभव को तरजीह दी गई है, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे जो हैं वो बीजेपी के संगठन के बहुत पुराने नेता हैं, लगातार पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा खासा संगठन का अनुभव है, चाहे वो चुनावी रणनीति तैयार करने की बात हो या आम दिनों में पार्टी के संगठन संभालने की बात हो, तो उनको बहुत अच्छा खासा अनुभव राजनीति का रहा है। तो ऐसे में जहां एक तरफ
जो जिम्मेदारी है वो अनुभव को तरजीह दी गई है। उसके साथ साथ अगर दूसरे के नाम की बात करें, विजया राहटकर जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं, प्रदेश की राजस्थान की अगर बात करें तो संगठन की सह प्रभारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन, और वहीं अगर तीसरे नाम पे अगर आप जाएंगे तो प्रवेश वर्मा युवा जाट नेता हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दिल्ली से पूर्व सांसद हैं, अभी हाल ही में उनका कार्यकाल जो है लोकसभा में वो खत्म हुआ है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे पूरा इक्वेशन, तो जहां एक तरफ अनुभव को तरजीह दी गई है तो वहीं महिला और युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये तीनों ही लोग जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार बात करेंगे, जो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं रणनीति तैयार करेंगे, चुनाव को किस तरह से लड़ना है, राजस्थान की 25 जो लोकसभा सीटें हैं उनको कैसे जीतना है। हालांकि पिछली बार भी राजस्थान में एनडीए 25 में से 25 सीट जीता था, लेकिन एक सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो थी वो जीती थी नागौर से। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल इस बार संगठन में है नहीं, गठबंधन में है नहीं, तो 25 में से 25 सीट पर बीजेपी किस तरह से जीते उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जाट मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, खासकर जो एरिया जो है जो दिल्ली और हरियाणा से लगता हुआ एरिया है उसमें जाट मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा उन क्षेत्रों में जाएंगे, लगातार वहां के नेताओं से, समाज के नेताओं से लगातार बात करेंगे और उसके हिसाब से रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से जाट मतदाताओं को, जाट नेताओं को, जाट वर्ग के लोगों को किस तरह से खुश करना है और बीजेपी के साथ पाले में लेकर आना है। विजया राहटकर पहले से संगठन के लिए वहां लगातार काम कर रही हैं, अब उनको चुनाव सहप्रभारी बनाया गया है, तो वो दोनों ही नेताओं को पहले से ब्रीफ करेंगी कि किस तरह से पहले से राजस्थान के अंदर संगठन काम कर रहा है, संगठन में कितना काम को अब तक चुनाव को लेकर पूरा कर लिया जा चुका है, कितना काम अभी बाकी है। ये तीनों ही लोग मिलकर जो संगठन की जो राज्य की टीम है और वो केंद्र की टीम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करेंगे कि किस तरह से पार्टी को किन किन बड़े नेताओं के दौरों की जरूरत है, रैलियों की जरूरत है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, या अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, या अन्य नेताओं की बात करें, तो किन किन नेताओं के किन लोकसभा क्षेत्रों में दौरे होने चाहिए। उसके अलावा किन नेताओं की ड्यूटी परमानेंट तौर पर उन लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों में लगनी चाहिए जहां उनके वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है, जहां उनके वर्ग के मतदाता अच्छे खासी संख्या में हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती है। तो बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है उसी हिसाब से तैयार करने का एक फैसला लिया है। चूंकि राजस्थान में अब बहुत ज्यादा पहले दूसरे चरण में मतदान होना है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में जल्दी ही ये तीनों नेता जो हैं वो राजस्थान दौरे पर जाएंगे और वहां जाकर पार्टी के जो चुनाव की जो कमान है प्रबंधन की उसको संभाल लेंगे। और लगातार जो है, चूंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था पिछले महीने जो राष्ट्रीय अधिवेशन पार्टी का हुआ था, तो इसमें प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि बीजेपी को 370 सीट जीतनी है और एनडीए को 400 पार लेकर जाना है। तो ऐसे में एक एक सीट जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। बिल्कुल, सतीश पुनिया इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता। सतीश पुनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। आपको पार्टी की तरफ से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, हरियाणा का चुनाव प्रभारी आपको बनाया गया है, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? देखिए, हम तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भूमिका में पार्टी जो आदेश देती है वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। पार्टी ने बहुत मान सम्मान हमेशा दिया है। अभी एक नई जिम्मेवारी है, तो जैसे पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, केंद्र के निर्देश होंगे, उसके अनुरूप और हरियाणा की इकाई के साथ मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छे परिणाम का पूरा प्रयास करेंगे। पिछले चुनावों को अगर लोकसभा के देखें, हरियाणा में बीजेपी ने बिल्कुल सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इसको चुनौती के रूप में किस तरह से देखते हैं आप? ये बरकरार रखने के लिए कैसे मेहनत करेंगे? देखिए, वैसे तो हरियाणा की लगातार 2 बार की सरकार ने हरियाणा के लिए, बदलाव के लिए काफी कुछ किया और केंद्र की मोदी सरकार ने भी जो बुनियादी विकास के काम हुए हैं, वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, उसकी गूंज और असर हरियाणा की जनमानस पर है ही। लेकिन संगठन के नाते भी हम लोग काफी वहाँ अच्छी स्थिति में हैं। राजनीतिक तौर पर भी कोशिश करेंगे कि पिछला परिणाम अच्छे तरीके से वापस से दोहराया जाए। क्या चुनौती आप मानते हैं हरियाणा में बीजेपी के लिए? वैसे मौजूदा में बीजेपी की 10 साल से करीब करीब प्रदेश में सरकार भी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सरकार की कुल मिलाकर परफॉर्मेंस रही है और जैसे मैंने कहा कि केंद्र की परफॉर्मेंस की छाया में होगा,
और कुल मिलाकर लोकसभा का जो वोट होता है वो नेशनल एजेंडे पे होता है, नेशनल इश्यूज पे होता है। तो हरियाणा की जनता भी लगभग देश के मिजाज को, खासतौर पर उत्तर भारत की जो जनता है उसी मिजाज से वोट करती है। कांग्रेस में जो विग्रह है वो साफ तौर पर दिखाई देता है, तो बीजेपी के लिए एज रहेगी वहां, लेकिन क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट हुआ है तो मुझे काफी कुछ चीजें समझनी भी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय देंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सतीश पूनिया जी, एक चीज और, चूंकि लगातार आपने राजस्थान में राजनीति की है और जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से जहां पर भी दी गई आपने उसको महत्वपूर्ण तरीके से निभाया भी है। आप तो हालांकि एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार जिम्मेदारियों का निर्वहन करते ही रहे हैं और अपेक्षा रहती भी ही है हर कार्यकर्ता से, लेकिन बातें ये लगातार चल रही थी कि सतीश पूनिया को लोकसभा का टिकट अजमेर से या फिर जयपुर से मिल सकता है। जी, हमारे बारे में निर्णय हम खुद नहीं करते, पार्टी करती है कि हमारी कब भूमिका किस समय होगी, चुनाव लड़ना, संगठन में काम करना। हमारे तरफ से तो खाली एक पार्टी को अपनी मंशा जाहिर करनी होती है, निर्णय पार्टी का ही होता है और उस निर्णय को स्वीकार करना होता है। तो जो पार्टी ने जब जैसा काम दिया, राजस्थान में अध्यक्ष के नाते 3.5 वर्ष भूमिका दी थी, सदन में, सदन के बाहर, और ये अच्छा लगा कि हमारे परिश्रम से राजस्थान में सरकार आई है, तो कोशिश करूंगा कि जो अपेक्षा पार्टी ने हरियाणा में की है वो भी पूरी करूं। 10 सीटों का अभी ऐलान होना बाकी है राजस्थान में। उम्मीद लगा रहे हैं आपकी पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भी आपको राजस्थान में चुनाव प्रभारी के तौर पर, तो है ही जिम्मेदारी आपके पास अब? नहीं, ये तो केवल कल्पना की बात है, बाकी तो पार्टी ने तय करना है कि उनकी रणनीति क्या है, कैसा वो मुनासिब समझते हैं। हमारे लिए तो जो पार्टी जैसी भूमिका तय करेगी उसको स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अजमेर में लगातार आप सक्रिय भी थे, प्रदेश के बाकी हिस्सों के अलावा खुद की इच्छा भी आपकी रही कि चुनाव लड़ना चाहिए, आपको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने की लोकसभा की? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारी न तो कोई किसी तरीके की महत्वाकांक्षा होती है, बस पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, अभी तक का पिछले 40 साल का प्रोफाइल लीजिए कि जो जिस भूमिका में पार्टी ने कहा वो स्वीकार किया। सतीश पूनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। सतीश पूनिया, जिन्हें जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी के तौर पर हरियाणा राज्य की दी गई है, उन्होंने कहा है कि पिछली 2 बार लोकसभा चुनावों में सभी सीटें बीजेपी ने जीती हैं और अब कोशिश पूरी रहेगी कि सारी की सारी सीटें हरियाणा में वो चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए बीजेपी की झोली में डालें। और जयपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है और यह कि लापरवाही करने पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सख्त दिखाई दे रहा है। निरीक्षण के बाद भी साफ सफाई में सुधार नहीं करने पर नोटिस दिया गया है। 73 चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया है। 4 विजिट के बाद भी शौचालय और साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। अजमेर जिले के 5, बालोतरा के 1, बांसवाड़ा के 2, 12 के 3, बाड़मेर के 4, भरतपुर के 4, बूंदी के 3, चूरू के 4, दौसा के 3, डीडवाना और कुचामन के 2 और इसके अलावा डीग के 2, धौलपुर के 9, डूंगरपुर के 1, गंगानगर के 1, गंगापुर सिटी के 2, जयपुर के 1, जोधपुर के 4, करौली के 1, केकड़ी के 3, कोटा के 3, कोटपुतली बहरोड के 1, पाली के 3, फलौदी के 2, राजसमंद के 1, सलूंबर के 1, सवाई माधोपुर और सीकर के 1, सिरोही के और टोंक के 2 और उदयपुर के कुल मिलाकर 1 चिकित्सा संस्थान में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई थी और ये इन 73 चिकित्सा संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। यानी पूरे राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित जो संस्थान हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पूरे राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों को मॉनिटर पर रखा गया है और उसी के बाद जब असंतोषजनक पाई गई साफ सफाई, उन पर यह कार्रवाई की गई है। इस नोटिस में क्या जवाब मांगा गया है, सौरभ? बिल्कुल, देखिए 17 मार्च तक राजस्थान के तमाम चिकित्सा संस्थानों यानी करीब 9000 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में जो है वो निरीक्षण किए गए थे और बार बार जो भी कमियां पाई जा रही थी, क्योंकि संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एडीएम तमाम अधिकारियों ने निरीक्षण किए थे और जो भी कमियां पाई गई थी उसको सुधार करने के जो है वो निर्देश दिए गए थे। लेकिन 4 अलग अलग विजिट के बाद भी
इन 73 चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई जो है वो अपेक्षा के अनुरूप जो है वो उसमें सुधार नहीं पाया गया, जिसके बाद इनको जो है वो नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करके कारण जो है वो जानने की कोशिश की गई है कि 3 दिन में कारण जो है वो अपना स्पष्ट करें कि आखिरकार साफ सफाई जो है वो बेहतर क्यों नहीं हो पाई है। अगर इसके बावजूद कोई प्रभारी की अगर कमी पेशी पाई जाती है तो संबंधित प्रभारी के खिलाफ और भी सख्त जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के निर्देश थे उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार बिल्कुल अब देखना होगा नोटिस से क्या कुछ असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी आपका इस बड़ी खबर को ब्रेक करने का, जानकारी देने के लिए। एक दौसा से भी बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीआरपीएफ जवान के सुसाइड करने के मामले में सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर ढोलका गांव पहुंचा है। ग्रामीणों ने जवान के शव को लेने से इनकार कर दिया है। मांगों को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और शहीद का दर्जा देने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। परिजनों ने सीआरपीएफ अधिकारियों पर आरोप भी लगाए हैं। जवान को परेशान किए जाने का आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा है। अपनी सर्विस गन से आपको बताने की सीआरपीएफ जवान ने गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। आशीष से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। तो आशीष, जो मांगे रखी जा रही हैं इसको लेकर अभी क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी ने बातचीत की? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और कोलवा थाना पुलिस भी मौके पर है, सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर हैं। ग्रामीण और परिजनों से समझाइश की जा रही है। ग्रामीण और परिजनों का मांग है कि जो निहाल सिंह गुर्जर है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही उनके जो मृतक निहाल सिंह गुर्जर है उनकी पत्नी के पास कोई व्हाट्सएप चैट है, उसमें उन्होंने जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं उन पर परेशान करने का आरोप लगाया था। इस तरह का परिजनों का दावा है और इसी के कारण जो परिजन है वो शव को लेने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल जो मृतक जो सीआरपीएफ का जवान है उसके पैतृक गांव में पार्थिव देह पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक जो सीआरपीएफ के ट्रक से उस पार्थिव देह को नीचे नहीं उतारा जा सका है। ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुडलिया बांदीकुई मार्ग पर ग्रामीणों ने टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है और मांग की जा रही है कि पहले शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अधिकारी परेशान करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो तभी शव को लिया जाएगा। अब स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर हैं और ग्रामीण व परिजनों से समझाइए। धन्यवाद आशीष शर्मा आपका जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों का आज ऐलान हो सकता है। 15 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल सीईसी की बैठक हुई थी। सीईसी की बैठक में राजस्थान में कांग्रेस के शेष 15 दावेदारों पर चर्चा हुई थी, मंथन हुआ था। माना यह जा रहा है कि अंतिम मुहर भी लग चुकी है, बस इसकी अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। जो संभावित उम्मीदवार हैं जो सामने आ रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे जयपुर से सुनील शर्मा का नाम आ रहा है सामने। जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात आ रही है। इसके अलावा और जो संभावित हैं उसमें दौसा से मुरारीलाल मीणा, पाली से संगीता बेनीवाल, श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, कोटा से प्रहलाद गुंजल और प्रहलाद गुंजल अब से कुछ देर बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये भी खबर है। बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीएपी से गठबंधन के बाद राजकुमार रौत प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही साथ सीकर में सीपीएम के साथ गठबंधन के बाद अमरा राम भी हो सकते हैं प्रत्याशी। शिवम प्रताप हमारे दिल्ली संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, परसों होनी थी सीईसी की बैठक में राजस्थान पर चर्चा, कल हुई फिर चर्चा, यानी बीते कल। अब आज ये माना जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा। और क्या 15 की 15 सीटों पर ऐलान हो जाएगा या फिर अभी थोड़ा जो 3 सीटें जहां पर सीकर की बात करें या बांसवाड़ा की बात करें या दूसरी ओर एक और जो सीट यहां पर आ जाती है नागौर की, उसका जिक्र करें, अभी उनके गठबंधन पर पेच फंसा हुआ है। क्या माने 15 की 15 सीटें आज ही हो जाएंगी या फिर अभी आधी सीटें होंगी? देखिए, बिल्कुल कल सीसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और सूत्रों का यह दावा था न्यूज 18 से कि 7 से 8 सीटें क्लियर हुई है। कुछ सीटों पर गठबंधन के चलते और कुछ सीटों पर जो समीकरण है उनको। अच्छा शिवम, देखिए आपसे हम बात कर रहे हैं, इस बीच ये जयपुर की भी तस्वीरें यहां पर आ रही हैं। जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व अशोक गहलोत वो हैं और उनके एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा और ये चेहरा ये बीजेपी में था अभी तक। जी हां, प्रहलाद गुंजल यहां पर बैठे हैं कांग्रेस मुख्यालय में
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में। तो ये जो लगातार न्यूज 18 2 दिन से कयास जो चल रहे थे, जो खबर बता रहा था, अब उस खबर पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो सकती है या कहीं की घोषणा होने जा रही है। प्रहलाद गुंजल अब बीजेपी छोड़कर यहां कांग्रेस के साथ आ रहे हैं और यह भी बात साफ है कि प्रहलाद गुंजल कोटा बूंदी चुनाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बोल रहे हैं, आवाज इनकी सुनते हैं। को आराम से अपनी पोजीशन लेने दें। मैं अभी तो सुनो भैया, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हुए गोविंद डोटासरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ये कहते हुए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी तो बीजेपी के नेताओं का आना शुरू हुआ है। प्रहलाद गुंजल सिर्फ एक ये नाम नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बीजेपी के नेता यहां पर आ सकते हैं। नरेश मीणा का नाम भी आ रहा है कि वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं आज कांग्रेस में। मीडिया के सब लोग इजी हैं, शुरू करें। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पधारे हुए तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे तमाम यहां पर नेता, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी धीरज गुर्जर जी, विधायक हरिमोहन शर्मा जी, विधायक अशोक चांदना जी, विधायक सीएल प्रेमी जी, विधायक चेतन पटेल जी, विधायक विकास चौधरी जी, विधायक जाकिर हुसैन साहब, राखी गौतम हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष कोटा शहर रविंद्र त्यागी जी, जिलाध्यक्ष कोटा भानु प्रताप सिंह जी, महेंद्र राजौरिया जी, इन तमाम की उपस्थिति में हमारे परिवार में एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही दमदार व्यक्तित्व के धनी श्री प्रहलाद गुंजल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रहलाद गुंजल जी 2 बार विधायक रहे हैं। 5 दिसंबर 2003 में 12वीं राजस्थान विधानसभा में राजगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हुए हैं। 2005 में याचिका समिति के सदस्य भी रहे। 2013 से 18 जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री 8 से 13 में थे और 13 से 18 जब हम विपक्ष में थे तो प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ में विधायक थे कोटा उत्तर से। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर के और कोटा जिलाध्यक्ष, कोटा संभाग प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला कोटा देहात के महामंत्री, कोटा देहात के 2 बार जिलाध्यक्ष और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप चल रही है, जो किसानों की उपेक्षा हो रही है और जिस प्रकार से कुछ ही लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो केंद्रित हो गई है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अच्छे अच्छे नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, जो जनाधार रखने वाले व्यक्ति हैं
उनको क्रेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल जी जो कोटा संभाग के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी पहचान रखते हैं, दमदार नेता हैं, उन्होंने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी में जन नेताओं की जरूरत नहीं है, चापलूसों की जरूरत है, दन्ना सेठों की जरूरत है। आम व्यक्ति की सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी में रह करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, हमारे तमाम जो उपस्थित जिलाध्यक्ष और सामान्य नेता हैं, वो प्रदेश के तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके चर्चा करके हमने प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हमारे प्रभारी रंधावा साहब के माध्यम से भेजा। कल हमारे इस प्रस्ताव को अनुमति मिली और आज चूंकि हम सब यहाँ उपस्थित हैं, धीरज गुर्जर जी, अशोक चांद्रा जी और तमाम लोग हमारे संगठन के कांग्रेस के लोग भी उपस्थित हैं। सचिन पायलट जी आज आने वाले थे लेकिन वो अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पे आज उनको जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारी सबसे चर्चा होके आम सहमति बन करके और प्रहलाद गुंजल जी को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया। अब मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इनके ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग, हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से साथ में रहे हैं, सुनील परिहार जी, नरेश मीणा जी और फतेह मोहम्मद, इनके लिए भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी प्रार्थना के ऊपर गौर करके इन्होंने पार्टी में वापस अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की और अपनी भूल सुधार की है कि हमने चुनाव लड़ा, हमसे गलती। अंजना जी से, माननीय सदस्यों से हमने प्रस्ताव भिजवाया था, उनका अनुमोदन प्राप्त होकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अनुशासन समिति के प्रस्ताव को हमारे एआईसीसी से मंजूरी मिल चुकी है। तो हम इनकी सदस्यता को समाप्त, जो निष्कासन था उसको वापस लेने का निर्णय हम करते हैं। लेकिन आज पहले हम हमारे बहुत ही शानदार और जानदार और किसान नेता प्रहलाद गुंजल जी का हम सब की ओर से स्वागत। मैं चाहूंगा हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब दो शब्द कहेंगे, उसके बाद में हम प्रहलाद गुंजल जी को सुनेंगे और उसके बाद में हम जो हमारी सदस्यता ग्रहण कराने की रस्म है उसको हम पूरा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब आए और दो शब्द इस मौके पर कहें। धन्यवाद। अभी अध्यक्ष जी ने आपको इस तरह से बताया कि किस प्रकार से प्रहलाद गुंजल जी को हजारों साथी के साथ जो विभिन्न पदों पे भी हैं, उनके साथ आज कांग्रेस को जोड़ने वाले
और मैं अपनी और से परेशान नहीं हूँ, मैं बैठे में मेरा मुझे दिखा यहाँ हार्दिक स्वागत। ये सोच समझ के इन्होंने निर्णय किया है पार्टी में, क्योंकि जो हालात देश में बने हैं तो राहुल गांधी जिसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर कोई गहरे में जाएगा तो पाएगा किस प्रकार का सपना उनका देश के लिए है। आज लोग खतरे के अंदर है, सरकार ने भेजा हो रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का रिव्यू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो कौन का कहा गया है वो पूर्ति जारी अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ। पहले 6,000 के आगे आए थे और 90 अधिकारी 15,000 के आसपास आए। जो बीजेपी को मिला ये आप देखेंगे इतना बड़ा मां घोटाला है। आज अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुबह, जो की है ये किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं समझ पा रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल प्लेइंग फील्ड में दोगे डेमोक्रेटिक क्या रहेगी। जिस प्रकार से हमारे अकाउंट एआईसीसी के अकाउंट अगर कुछ अमाउंट बाकी दिखा दिए मान लो तो उसका तरीका होता, नॉलेज देने का होता, जवाब देने का होता, सारे अकाउंट फ्रीज करनी है नहीं। एक तो 15 करोड़ निकाल दिए उसमें थे, मैंने आप तक नहीं सुना इनकम टैक्स कोई अकाउंट फ्रीज कर सकता है बैंकों का, तो पैसा भिजो गए ऐसा मैंने पहली बार सुना। तो क्या लंबी बात हो जाएगी, ये मोबाइल मौका है। मैं कहना चाहूंगा कि हालात बहुत गंभीर है, गंभीर तरह को समझने के लिए हमारी मीडिया वाले जो भाई बैठे हैं उनको मैं अपील करूंगा, जो मूल भावना है उनको आपको पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाना चाहिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस वक्त में कोई इसे बन गया जाता तो पता नहीं मीडिया क्या नहीं बनाता था। आजकल मीडिया दबाव के अंदर है, मोदी जी के और भी सरकार की छुट्टी कर पा रहा है, उसका नुकसान पूरे देश हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रहलाद मोदी के लोग पार्टी में प्रवेश करेंगे, पहले जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर कि वास्तव में हालात क्या बीजेपी खुद के अंदर, बीजेपी में खुद के लोग तो भी हैं, वो नहीं पाए, हिम्मत करके आ गए हैं। ऐसे लोग हैं आपको पूरे देश के अंदर, हमें कहीं मिलते हैं, घुटन महसूस हो रही वहां पर। ये मैं कहने के लिए नहीं जा रहा हूं, आपको घुटन महसूस हो रही बात पर वो नहीं पा रहे, क्योंकि वैसा माहौल बना दिया है क्या माहौल। और बाकी जो भी कदम डालते हैं वो आरोप लगाते हैं इलेक्शन का, और जैसे ही बीजेपी डन करता है वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन में डूब जाता है और बहुत ही अच्छे मीडिया में ऊपर निकल जाता है। ये हालात जिस देश में हो आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी और उनके साथ में पत्रकारी जो हमारे फोन जिलाध्यक्ष थे बाड़मेर के, परियार जी जो बोर्ड चेयरमैन थे राज्यों के, नरेश मीणा जी पूर्व महासचिव राजधानी डिस्ट्रिक्ट के, ये तमाम लोग जो है तीनों का जो पहले इनको कुछ कारणों से अलग हो गए थे या इनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनको वापस अध्यक्ष ने पार्टी में लिया है वापस, और पहला मुझे जी को पार्टी की सदस्यता दिला दी गई है। ये मुबारक मौका है इनके लिए भी, हम सबके लिए भी। उन्हीं शुभ शासन है पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि इन जाने की पार्टी मजबूत होगी और हारूकी के अंदर पहला गुजर का नाम है, उसी प्रोग्राम में हारूकी में कांग्रेस बूढ़ी। धन्यवाद, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि हमारे फायर ब्रिगेड नेता जो
बहुत ही शानदार अपनी बात कहने के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। मैं पुनः स्वागत करते हुए प्रहलाद गुंजल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी 2 बात मीडिया के सामने रखें। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, AICC के सचिव श्रीमान धीरज जी, हमारे हाड़ौती के वरिष्ठ विधायक श्रीमान हरिमोहन जी, अशोक जी चांदना साहब, CL प्रेमी जी, भाई चेतन पटेल, विकास जी चौधरी, हमारे जिला अध्यक्ष नीचे है नाम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन राखी जी, जिला अध्यक्ष रविंदर जी, भानु जी, राजौरिया जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, मीडिया के बंधुओं, कोटा से मेरे साथ आए हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं भारतीय जनता पार्टी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता रहा। 1984 में जब मैं हाई सेकेंडरी का विद्यार्थी होता था और विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक भारतीय